हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ईथर्स। तो ईथर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईथर्स होते क्या हैं, ईथर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ईथर्स में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा और ईथर्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, और उसके बाद हम मूव करेंगे methods of preparation, then physical and the chemical properties of ethers, and at the end of this I'll discuss about कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में या एक ईथर को दूसरे ईथर में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर्स। तो ईथर्स होते क्या हैं एक्चुअली, आप एल्केन, आपको पता है एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरह से हम एल्केन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन मैंने अलग रखा है, क्यों? क्योंकि हमें बनाना है ईथर, तो हमें दिखाना है कि किस तरह से एल्केन से बनेगा सिंपली। तो हमने देखो यहां पे क्या किया, ये जो एल्केन है, एल्केन में हाइड्रोजन को हटा के और इसमें ओ आर ऐड कर देना है। ओ आर कौन सा ग्रुप है? ओ आर इज द एल्कोक्सी ग्रुप। ओ आर कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी ग्रुप। जब हाइड्रोजन हट जाएगा, ओ आर लग जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर ओ आर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ईथर। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये जो आर है इसकी जगह एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एल्कोहल लीजिए और एल्कोहल में से हमें क्या करना है, OH हटा दीजिए और यहां पे AR लगा दीजिए, सॉरी OAR लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, RO और AR। यहाँ पे AR जो है ये क्या है, दिस वन इज एराइल ग्रुप, जो C6H5 की बात करते हैं। तो इस तरह से ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है ईथर का, कि ईथर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आपको एक चीज समझ में आ गई कि ईथर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है O। ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? O। और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ईदर ROR, both alkyl group may be same or different, either ROAR। ये आपका कौन सा है? एल्काइल एराइल ईथर है। एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ एराइल ग्रुप लगा हुआ है। हो सकता है दोनों तरफ एराइल ग्रुप लगा हो, तो इसको हम बोलेंगे डाई एराइल ईथर। तो ये सिंपली रिप्रेजेंटेशंस हैं ईथर के। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने लिया होता CH3, ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 लगा दिया, ठीक, तो ये दोनों तरफ मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मेथाइल ईथर। अगर कुछ इस तरह से होता CH3OC2H5, तो एक तरफ एथाइल है दूसरी तरफ मेथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथाइल मेथाइल ईथर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि एक तरफ C6H5 ग्रुप लगा हो और दूसरी तरफ CH3 लगा हो। ये ऑक्सीजन जो है ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, दोनों तरफ कार्बन का कोई ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो फेनाइल हो चाहे वो एराइल हो। तो इसको हम लिख सकते हैं मेथाइल फेनाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। आईयूपीएसी की हम बात बाद में करेंगे, मेथाइल फेनाइल ईथर। ठीक है, और अगर ऐसा होता C6H5OC6H5, दोनों तरफ हमने फेनाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम बोल देंगे डाईफेनाइल ईथर, डाईफेनाइल ईथर। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ईथर्स क्या हैं और हम यहाँ पे कौन से कंपाउंड्स के, किस तरह के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए
कि आपको प्रॉपर समझ में आए। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो ये देखो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो उसको बोल देंगे हम सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, कौन सा? पहले टाइप का जो ईथर है, दिस वन इज सिंपल ईथर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो ROR हम ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे जो R है ऐसे लिख लेते हैं, बोथ, एक तरफ R कर लेते हैं, दूसरी तरफ R प्राइम कर लेते हैं, आगे कंडीशन लिख लेते हैं कि बोथ R एंड R प्राइम मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों ही जो ग्रुप है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर हमने लिया होता CH3R की जगह, तो दोनों तरफ CH3 लेना है, तो ये सिंपल ईथर है या सिमेट्रिकल ईथर है। अगर हमने C2H5 लिया होता तो दोनों तरफ हम C2H5 ही लेते, तो ये भी कौन सा है आपका? सिमेट्रिकल ईथर है। अगर हमने C6H5 लिया होता तो दोनों तरफ हम C6H5 लेते, तो भी कौन सा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर की कंडीशन है कि जो ऑक्सीजन ग्रुप है, जो ऑक्सी ग्रुप है, उसके तरफ जो हम R ले रहे हैं, ये दोनों R कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो, दोनों तरफ C6H5 है, दोनों तरफ C2H5 है, दोनों तरफ CH3 है। ठीक, दूसरा है सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड, और इसी को हम बोलेंगे, ये कौन सा ईथर है? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप हैं, एक R ले रखा है मैंने, एक R प्राइम ले रखा है, मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल। हम ऐसे कह सकते हैं, बोथ R एंड R प्राइम मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट है तो ये कौन सा हो जाएगा? मिक्स्ड। एग्जाम्पल देखिए, सपोज R की जगह हमने CH3 ले लिया और R प्राइम की जगह क्या ले लिया? एथाइल ग्रुप ले लिया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3O C2H5, एथाइल मिथाइल ईथर। देखो, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है, तो ये कैसा हो गया? ये मिक्स्ड ईथर हो गया, या ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते थे, एक तरफ आप CH3 ले लीजिए, दूसरी तरफ आप C6H5 या फिनाइल ग्रुप ले लीजिए, तब भी ये कौन सा ईथर है आपका? मिक्स्ड ईथर है। तो जहां पे एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है वो मिक्स्ड है, जहां पे ये जो R है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है, ईदर एल्काइल और एराइल, तो वो कौन से हैं? दे आर सिंपल ईथर्स। गेटिंग दिस मच? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे, एलिफैटिक ईथर्स एंड एरोमेटिक ईथर्स। तो एरोमेटिक ईथर का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट वन फेनाइल ग्रुप मस्ट बी देयर इन द ईथर। एक C6H5 ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, तो वो एरोमेटिक ईथर है। एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने एग्जांपल लिया C6H5O एंड CH3, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये बॉन्डेड है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से या फिनाइल ग्रुप से। ठीक, जैसे आपने एग्जांपल लिया C6H5O C2H5, एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं, या तो आप एग्जांपल ले सकते हो C6H5O एंड C6H5, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब एटलीस्ट वन चाहिए, दोनों तरफ है तो कोई बात नहीं, तो वो हो जाएगा आपका एरोमेटिक ईथर। और सेकंड आ जाते हैं एलिफैटिक ईथर में। तो एलिफैटिक ईथर में क्या होगा? फिनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। कौन से ग्रुप होने चाहिए? ओनली एल्काइल ग्रुप शुड बी देयर।
जनरल फॉर्मूला, अगर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR है तो R एंड R प्राइम मस्ट बी एल्काइल। जो R है, जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो R है वो एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे CH3O मिक्स्ड है बट एल्काइल है, जैसे एल्काइल है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कैसे हो गए? सच टाइप ऑफ ईथर्स आर नोन एज एलिफेटिक ईथर्स। एक और जबरदस्ती टाइप का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और वो जबरदस्ती टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू में। कैसे? एक है आपका एल्काइल एराइल ईथर। एल्काइल एराइल ईथर का मतलब है एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ एराइल ग्रुप हो। एक तरफ CH3C2H5 कोई हो, दूसरी तरफ C6H5 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, CH3O C6H5, ये वही एग्जाम्पल है, ये वाला लिया था। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया OC2H5, तो एल्काइल एराइल ईथर। और दूसरे कौन से हैं? ये फालतू का क्लासिफिकेशन है बट पता होना चाहिए, डाई एराइल ईथर। डाई एराइल ईथर में क्या होगा? दोनों तरफ एराइल ग्रुप होना चाहिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ। जैसे ARO AR। डाईफेनाइल ईथर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कहीं पे, ये C6H5O C6H5, ये डाईफेनाइल ईथर है। इसको हम डाई एराइल ईथर भी बोलेंगे या डाईफेनाइल ईथर बोलेंगे। तो इस तरह से हम ईथर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट विद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, आपको पता है। इसमें जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम ऑक्सी यूज करते हैं, और ईथर्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से कुछ है। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर हम लिखते कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने कंपाउंड लिया CH3OCH3। अब ऑक्सीजन की तरफ, दोनों तरफ क्या है? मेथाइल ग्रुप है। ये कौन से टाइप का ईथर है? ये सिंपल ईथर है और एलिफेटिक ईथर है। ठीक, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, दो हैं मिथाइल ग्रुप हो गए, तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल। और ऑक्सीजन है तो यह है ईथर, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। ठीक, अब मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे? रूल हमारा क्या है IUPAC का? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड देन नंबरिंग ऑफ दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उसके बाद जो कुछ बचेगा, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नहीं आ रहा होगा, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जो साइड चेन्स होंगी, वो सारी कहा जाती थी एल्काइल ग्रुप, सॉरी प्रीफिक्स में जाती थी। ठीक है ना? तो अब देखो, इस यहां पे दोनों तरफ एक ही कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें कोई एक लेनी पड़ेगी। सपोज हमने इस वाले को ले लिया कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, हालांकि दोनों बराबर है, बट किसी एक को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपने ले लिया, तो ये कौन सा है? मैथ, एक कार्बन, और एक कार्बन पे सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है, तो ये हो गया मीथेन, एन लगा देंगे हम। ठीक है, इसको हमने मान लिया प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन को हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? इस कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन के साथ में क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा, तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका मेथॉक्सीमीथेन। मतलब इस वाले मिथाइल ग्रुप को हमने ऑक्सीजन के साथ में लिया, और जो हम जिसको हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किया था वो सेपरेटली। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, अगर आपने लिया होता CH3CH2OCH3, ये भी एलिफेटिक ईथर है और अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, इसको अगर हम कॉमन नेम में लिखेंगे तो एक तरफ एथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मेथाइल ग्रुप है, ई पहले आता है एथाइल का, तो हो जाएगा एथाइल मेथाइल एंड ईथर। ठीक, अब IUPAC हमको लिखना है। IUPAC में हमें क्या करना पड़ता है? यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो, इस तरफ एक ही कार्बन की चेन मिल रही है, बट दूसरी तरफ जो है
2 कार्बन की चेन मिल रही है। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो पास में पड़ेगा, जो ईथरल ग्रुप है वो पास में पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिली कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? एथ। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? ईथेन। ठीक। अब देखो बचा क्या हुआ है? बचा हुआ है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, इससे इथरल ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप के साथ में या मेथाइल ग्रुप के साथ में। तो मेथाइल प्लस ऑक्सीजन ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 1 से। तो ये प्रीफिक्स में जाएगा 1, मेथाइल प्लस ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा 1 मेथॉक्सी ईथेन। ठीक। तो ये जो है छोटा एल्काइल ग्रुप वो किसके साथ में गया? ऑक्सीजन के साथ में गया। ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि ईथर्स में जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप होगा वो किसके साथ में जाएगा? वो ऑक्सीजन के साथ में जाएगा इनटू द प्रीफिक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लीजिए। सपोज आपने लिया CH3CH और OCH3, ये कोई कंपाउंड है आपके पास में, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन की मिल रही है। इधर यू कैन नंबर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक। दूसरी तरफ आपको एक ही कार्बन की चेन मिल रही है तो हमें सेलेक्ट कौन सी कार्बन चेन करनी है एज ए प्रिंसिपल चेन? लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट कितनी है? 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए आपने रूट वर्ड क्या यूज करते हो? प्रॉप। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन। एल्केन के लिए एन लगाते हो तो प्रोपेन हो गया। अब देखो ये जो प्रोपेन है इसके कार्बन नंबर 2 से एक ग्रुप लगा हुआ है इथरल ग्रुप विद मेथाइल ग्रुप। तो मेथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। बट पोजीशन क्या है इस बार? कार्बन नंबर 2। तो यहां पे हम कार्बन नंबर 1 तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट 2 कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में क्या? कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथॉक्सी। तो हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल रूट वर्ड से देसी स्टाइल में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है अभी बहुत छोटा है और मुझे बहुत बड़ा बनना है। और बड़ा हम तभी बनेंगे जब आपका समर्थन मुझे मिलेगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो चीज आपको समझ में नहीं आई या जो चीज आपको आगे पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन मोर एग्जांपल, CH3 CH CH3 और यहां पे लगा दीजिए आप C2H5। ये उसी तरह का कंपाउंड है जो ऊपर लिखा हुआ है ना? क्या करें? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? रूट वर्ड यूज करते हैं प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने यूज कर दिया एन। अगर डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन या आइन यूज करते हैं। अब देखो कार्बन नंबर 2 पे एथाइल के साथ में ऑक्सीजन है। एथाइल छोटा ग्रुप है देन द प्रॉप और 3 कार्बन प्रोपाइल। तो ये कहा जाएगा? साइड चेन में। साइड चेन प्रीफिक्स में लिखी जाती है। प्रीफिक्स में क्या होगा? ऑक्सीजन भी है साथ में तो क्या हो जाएगा? 2 और एथाइल के साथ में ऑक्सीजन है तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन। बीच में कोई स्पेस बच छोड़िएगा तो ये नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। अब एक और कंपाउंड देते हैं, उसका नाम आप बताइए। आपने कंपाउंड लिया, दोनों तरफ हम, चलो अच्छा थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, अभी ये बना दिया। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, बट एक तरफ सेकेंडरी प्रोपाइल है, दूसरी तरफ प्राइमरी प्रोपाइल है, मतलब एन प्रोपाइल है। तो अब देखो अगर इसमें नंबर करते हैं तो साइड चेन आती है कार्बन नंबर 2 पे, लेकिन अगर हम यहां से नंबर करें तो साइड चेन आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पे आ जाएगा? कार्बन नंबर 1 पे। तो ये तो प्रोपेन है सिंपल, तो आपने लिख दिया प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिख दिया एन। इस प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 से क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है?
2 प्रोपॉक्सी, क्योंकि ये इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 से 2 प्रोपॉक्सी और उसके बाद प्रोपेन। ये जो 1 है ये वाला 1 है, ये जो 2 है ये 2 है, ये ध्यान रखिएगा। 1-2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से हम नाम लिखेंगे। अब एक और लिख दीजिए CH3, दोनों तरफ सेकेंडरी ग्रुप ले लेते हैं। अब इसका नाम आपको लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। दोनों तरफ अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं तो 2 कार्बन की है, तो ये तो हो जाएगा प्रोपेन, ये तो क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। अब इस प्रोपेन के कार्बन नंबर 2 से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी ये कौन सा है, ये भी कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहां इसी तरह से हम नाम लिखेंगे, 1 की जगह क्या कर देंगे 2। ये 2 कौन सा है, दिस वन। प्रोपेन के कार्बन नंबर 2 से 2 प्रोपॉक्सी जुड़ा हुआ है, 2 प्रोपॉक्सी। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2-2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। दिस इज द वे टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ ईथर्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ जाता है, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो इससे सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हाँ ये है, मैं अगर बहुत स्लो चल रहा हूं तो आप मेरा वीडियो जो है 1x की जगह 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गारंटी इतनी है, समझ में जरूर आएगा। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। तो सपोज यू हैव टेकन दिस कंपाउंड और इस पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो आपको पता है ये तो बेंजीन है, ये क्या है, दिस वन इज बेंजीन। और बेंजीन का अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो इस कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक, अगर कुछ इस तरह से होता, कोई दूसरा ग्रुप ले लें, सपोज आपने लिख दिया OC2H5, तब भी हम बेंजीन को प्रिंसिपल ग्रुप मानेंगे, मतलब रूट वर्ड मानेंगे। तो रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है बेंजीन, और बेंजीन के कार्बन नंबर 1 से एथाइल प्लस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1-एथॉक्सी बेंजीन। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, अगर बेंजीन के दोनों तरफ ही C6H5 लगा दें, एराइल ग्रुप लगा दें, तो ये तो बेंजीन है, और ये सब जब बेंजीन रिंग साइड चेन में जाता है, जब C6H5 ग्रुप साइड चेन में जाता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, तो हो जाएगा ये 1 फिनॉक्सी बेंजीन। अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं और उसका IUPAC नेम लिख के आपको बताना है। आप ले लीजिए C6H5O, फिर CH2, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया और 7 कार्बन हो गया। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी है और आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन कमेंट बॉक्स। गेटिंग? राइट वन मोर कंपाउंड। सपोज यू हैव टेकन फेनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन, फिर हो गया CH2, CH, CH3, CH2 and CH3. This is the ether and this one is unsymmetrical ether but aromatic in nature. ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये रूट वर्ड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो C6H5 है ये रूट वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है 7 कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी द रूट वर्ड।
और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है 4 कार्बन की, बेंजीन के पास होते हैं 6 कार्बन, तो ये रूट वर्ड की तरह काम नहीं करेगा, दिस वन विल बी द रूट वर्ड। ठीक है, चलो इसका नेम मैं आपको लिख के बता देता हूं। कितने कार्बन की चेन है? 7, नंबर किया आपने, 7 कार्बन की चेन मिल गई, तो ये हो गया हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, हेप्टेन हो गया। हेप्टेन के कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल के साथ में ऑक्सीजन है, तो हो गया 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो ईथर में देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ईथर का ROR, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो ये हो जाएगा CH3O and CH3 डाईमेथाइल ईथर। ठीक है, तो डाईमेथाइल ईथर में ऑक्सीजन पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? मेरे लिखने से पहले बता दो फटाफट, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, sp3 क्यों होगा? 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है और ये 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है विद एल्काइल ग्रुप, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। बट यहां पे क्या होगा? यहां पे स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर दोनों एक ही तरफ होते हैं इस तरह से, जिसकी वजह से जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो बेंट हो जाते हैं। बट एल्काइल ग्रुप भी लार्जर साइज के। ठीक है, तो आपको पता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होता है? बॉन्ड एंगल, सॉरी BSEPR थ्योरी में आपने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बट साथ में इसके पास में 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH3O and CH3 and oxygen have 2 lone pairs। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है यहाँ पे, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 111.7 डिग्री। होना कितना चाहिए था? इट शुड बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट, इतना होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ईथर्स के केस में? क्योंकि CH3 जो है ये बल्कि एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप का आपस में होता है क्या? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है, ताकि एल्काइल ग्रुप दूर दूर रह सके और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये जो ईथर्स है, डाईमेथाइल ईथर, इसका बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री क्यों है? पता है आपको? मालूम चल गया क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स में रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आपने क्या चीज यहां पे पढ़ी कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑक्सीजन sp3, बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स caused by the alkyl groups। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है।